नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस पेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट देखा था, स्टार्टिंग के 25 प्रश्न। यदि नहीं देखे हैं, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें प्रश्न नंबर 26 से लेकर के प्रश्न नंबर 50 तक हम प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न 26 से, जो कि विज्ञान के आपको स्टार्टिंग में 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्न आपका है कि कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। नियासिन, थायमीन, विटामिन डी और विटामिन के इस टाइप से नाम दे रखे हैं, और एक तरफ उससे संबंधित या उसकी कमी से होने वाले रोग जो हैं इस टाइप से दे रखे हैं। तो पेलाग्रा, बेरी सूखा रोग और बंध्यापन, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही सुमेलित जो है वो नहीं है, यानी कि गलत आपको छांटना है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका डी वाला ऑप्शन विटामिन के यहां पर सही होगा। विटामिन के की कमी से जो रक्त का थक्का है वो जो है वो नहीं जमता है। और जो थायमीन है, ये बहुत पूछा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि बेरी जो है, विटामिन डी जो है, इसकी कमी से सूखा रोग, दोनों याद रखना है आपको। थायमीन जो है इसकी कमी से बेरी, और जो विटामिन डी है ये आपका इसकी कमी से सूखा रोग। ये वैज्ञानिक नाम है। थायमीन जो है वो विटामिन बी का जो है वो नाम है। विटामिन बी की कमी से जो है वो बेरी होता है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। और नियासिन जो है इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। और यहाँ पर जो आंसर है वो डी वाला सही होगा, विटामिन के, जो कि मैंने आपको बताया कि बंध्यापन जो है इससे संबंधित नहीं है। विटामिन डी की कमी से रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमता है। 27 नंबर प्रश्न है कि पेशी थकान के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है। यूरिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। पेशी थकान के लिए इनमें से कौन जो है वो उत्तरदायी है। अगर पूरे मानव शरीर में बात करें तो कम से कम 500 आपको पेशियां देखने को मिलती हैं, इससे अधिक पेशियां देखने को मिलती हैं। और पेशियां जो होती हैं वो प्रेरक उपकरण का, आप कह सकते हैं, सक्रिय भाग के रूप में इनका नामांकन आप कर सकते हैं। जब संकुचन होता है इनका, तो इनके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं। और बहुत लंबे टाइम पे अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या होगा, जो मांसपेशियां उनमें थकान होती है, तो जो उसका अनुभव होता है वो किस अम्ल के संचय के कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होता है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न 28 है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, मुख्य रूप से मिश्रण है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का, प्रोपेन और ब्यूटेन का, या प्रोपेन और टेट्रालिन, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपको बताना है कि जो एलपीजी है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ये मुख्य रूप से मिश्रण जो है वो किसका है, ब्यूटेन और, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रोपेन और जो ब्यूटेन है इसका जो है वो मिश्रण है। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कई हाइड्रोकार्बन जो गैस हैं उनका मिश्रण है, पर हाइड्रोकार्बन ना पूछकर इस टाइप से इन्हीं के नाम ही जो है आपसे पूछे जाते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो एलपीजी गैस होती है वो आपकी गंधहीन गैस होती है, इसलिए इसमें एथिल मरकैप्टैन जो है मिलाई जाती है, ताकि लीक वगैरह हो तो उससे जो है वो पहचाना जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 29 प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक यसद पुष्प जो है वो कहलाता है। फिलोसफर वूल जो है इंग्लिश में कहते हैं। 4 ऑप्शन है, जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, या फिर जिंक ऑक्साइड, या फिर जिंक क्लोराइड। बताइए इनमें से कौन सा एक यसद पुष्प जो है वो कहलाता है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका जिंक ऑक्साइड यहां पर जो है वो सही होगा। इसका क्या मतलब है यसद पुष्प से लेना देना, तो इसका जो निर्माण होता है ना, वो जिंक को हवा की उपस्थिति में तीव्र ज्वाला में जलाने पर होता है, इसीलिए इससे जो है ये संबंधित है। अगला 30 प्रश्न, विज्ञान का लास्ट प्रश्न, कि वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। बताइए द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, या फिर गुरुत्वीय बल। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका सरफेस टेंशन, जिसे हम कहते हैं पृष्ठ तनाव, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्षा की जो बूंदें होती हैं गोलाकार जो है इसी के कारण होती हैं। अगर बात करें पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर जो है इसका मात्रक होता है। क्या इसका मात्रक होता है, न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है।
ताप अगर बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घटता है। और क्रांतिक ताप पर अगर पृष्ठ तनाव की बात करें तो शून्य होता है। पूछ लिया था डायरेक्ट ही कि क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, तो शून्य जो है इसका मान होता है। अब यहां से प्रश्न आपके मैथ के स्टार्ट हो रहे हैं। 5 प्रश्न मैथ के देखने को मिलेंगे। 31 नंबर वाला पिछले वाले पार्ट में मैंने प्रश्न पूछा था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, तो संख्या आपको जो है वो बतानी थी। 19, 18, 28, 30 चार ऑप्शन थे। तो देखिए मैंने क्या आपको कहा था कि आप x मान के भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर दहाई का अंक x मान लेते, इकाई का अंक y मान लेते, फिर संख्या से 10x प्लस वाई बनती, फिर पहले समीकरण के अकॉर्डिंग लिखते, फिर दूसरे, फिर दोनों को सॉल्व करते, लास्ट में x y का मान निकालते। ये तो एक पहला तरीका हो जाता, पर आपको वो नहीं करना है, आपको ऑप्शन से करना है। कह रहे हैं ना यहाँ पर प्रश्न में कि संख्या ज्ञात करें, यानी ये जो चार दे रखी है ये संख्या है। अब प्रश्न के पहले भाग पर चलिए, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मान लेते हैं हम अगर 19 वो संख्या है तो 9 और 1 जोड़ेंगे तो क्या उसका योग 9 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो 10 होगा, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा पहली वाली लाइन से। बी में देखिए 8 1 9 होगा, तो हो सकता है ये आंसर 8 2 10 होगा, सी ऑप्शन भी कट गया। 3 0 भी नहीं होगा, यानी कि ये भी कट गया, तो आपको आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, आपका बी वाला ही आंसर होगा पहली शर्त के अनुसार। पर आगे भी हम देख लेते हैं। कह रहा है कि साथ ही संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है। तो प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इस संख्या का 9 गुना, यानी 18 का 9 गुना कितना हो जाएगा? तो आपका 162 होता है। प्रश्न में आगे कह रहा है अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, तो अंक आपका 18 था, इस अंक का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा? 18 का उल्टा हो जाएगा 8 पहले और 1 बाद में, यानी 81 हो जाएगा। और कह रहा है जो प्राप्त संख्या है इससे दुगना, तो 81 का दुगना करेंगे 162 आ जाएगा। तो देखिए दूसरी वाली शर्त भी इस बी वाले ऑप्शन से फुलफिल्ड हो रही है, तो बी वाला ही आपका आंसर है। दूसरी वाली शर्त आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी। यहाँ पर जब प्रश्न में पहली वाली शर्त से 3 ऑप्शन ही कट गए तो आप बी ऑप्शन टिक करके आगे चले जाते प्रश्न में। पर यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि अगर एक से अधिक ऑप्शन में होता दोनों संख्याओं का जोड़ 9, तो आप अन्य ऑप्शन भी चेक करते। 32 नंबर प्रश्न है, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन आपको बताना है। इस टाइप का कैसा भी प्रश्न आए जहां पर 2% दे रखे हैं, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रतिशत परिवर्तन का, और वो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस माइनस दोनों में से जो भी यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग है। जैसे एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया तो ये तो प्लस में ही एक्स का मान रहेगा, और बाद में क्या किया 20% कम कर दिया गया, यानी बाद वाला जो है वो माइनस रहेगा, एक्स माइनस वाई और फिर माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर एक्स की जगह आप मान 25 रख देंगे, माइनस वाई, वाई के मान कितना रख देंगे 20 रख देंगे, और माइनस और 25 गुणे 20, 25 गुणे 20 और बटे 100, बस इसको आपको जो है वो सॉल्व कर लेना है। तो 25 में से 20 घटाएंगे, बाकी सॉल्व आप कर सकते हैं। तो इसको पूरा सॉल्व करने पर आपका आखिरी में 0% बचेगा, यानी आंसर आपका बी वाला यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कि कोई परिवर्तन जो है वो नहीं। तरीका मैंने आपको बता दिया, बाकी आप स्वयं से कर सकते हैं। देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 33। यदि अंडर रूट में 4225 जो है इसका मान 65 के बराबर है, तो अंडर रूट में 42.25 प्लस अंडर रूट में ही 0.4225 इसका मान जो है वो बताइए। तो प्रश्न में जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है इसी के अकॉर्डिंग हम इसको करते हुए चलते हैं। तो 42.25 जो है इसका अगर आप मान इसके अकॉर्डिंग देखिए तो कि 42 25 का मान जब 6 और 5 है 65 है, और इनमें दो 4 अंकों के बीच में दशमलव आ गया, तो यहां से जो मान निकल कर आएगा वो 6.5 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। और बाद वाला जो है इसमें आप देखिए तो 4 अंकों से और पहले आ गया है, तो इसका जो मान निकल कर आएगा वो 0.65 जो है वो निकल कर आएगा। बस सीधे सीधे आपको जोड़ लेना है, तो 6.5 प्लस 0.65 को जोड़ेंगे तो 7.15, डी वाला आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका। एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट जो है वो प्राप्त हुए, जिनका अगर औसत भार की बात करें तो 300 ग्राम था।
और फरवरी में उसे 8 पैकेट प्राप्त हुए, उनका औसत भार जो है वो 400 ग्राम था। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेट का औसत भार आपको ग्राम में क्या होगा, ये जो है वो बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप कोई भी प्रश्न को यहां बताने से पहले खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। प्रश्न में सबसे पहला जो पॉइंट है, जनवरी में 4 पैकेट, इनका आपको सबसे पहले कुल भार निकालना पड़ेगा। तो औसत भार 300 था और 4 पैकेट थे, तो कितना टोटल भार निकलेगा, 300 गुणे 4 यानी कि 1200 ग्राम। फरवरी में 8 पैकेट थे, उनका भी 400 था, तो 8 गुणे 400 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3200 ग्राम। आगे प्रश्न कह रहा है व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त जो सभी पैकेट है उनका औसत भार बताइए। तो औसत भार निकालने के लिए टोटल का योग करेंगे और टोटल पैकेट की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो 1200 3200 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 4400 आपका ये हो जाएगा, तो बटे टोटल जो पैकेट हैं वो कितने हो जाएंगे, तो पहले 4 थे फिर 8 थे, 8 4 12 यानी 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से 4400 को जो है डिवाइड करेंगे तो 1100 बटे 3 होगा। 4 से अगर काटेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ये 4 एकन्नम 4 4 एकन्नम 4 0 0। तो 1100 बटे 3 दशमलव में मान आएगा 366.67, बी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। मैथ का 35 नंबर लास्ट प्रश्न है कि यदि 6m बराबर जो है 4 6 6 5 6, तो 6 की घात m-2 जो है इसकी कीमत क्या होगी, 1269 1296 1276 या फिर 1267, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं कैसे करेंगे। तो 6m की वैल्यू अगर इतनी दे रखी है तो 6m-2 की पूछी गई है, तो 6m-2 को अगर हम अलग अलग ब्रेक करें तो किस टाइप से कर सकते हैं, 6 पावर में जो है आपका m, और जब m-n करके ये फॉर्मूला होता है आपने देखा होगा, a की पावर m-n। तो इसको हम अलग अलग ब्रेक करते हैं तो क्या करते हैं, a की पावर m और इंटू a की पावर n। सेम यहाँ पर भी 6 की पावर m और गुणे 6 की पावर -2, इस टाइप से हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब ये जो घातांक है ये माइनस में है, अगर इसको हम बटे में ले जाएंगे तो ये घात जो है वो प्लस में हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 6 की घात m बटे में 6 की घात 2 के फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। 6 की घात m का मान प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है, तो 4 6 6 5 6 हम रख देंगे और बटे में 6 की घात 2 है यानी कि 36 आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1296 आपका आंसर बी वाला जो है वो आ जाएगा। सभी हमारे प्रश्न गणित के समाप्त हुए। अब हमारे स्टार्ट प्रश्न हो रहे हैं हिंदी के। प्रश्न नंबर 36 है कि माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला था। 4 ऑप्शन है, साहित्य देवता, हिम किरटनी, हिम तरंगिनी या फिर युग चरण। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो माखन लाल चतुर्वेदी को 1955 में, सन भी जरूर याद रखिएगा, 1955 में इनकी कृति थी जिसका नाम था हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी जो है इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला था। और ये आप कहेंगे कि ये पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है वो था, पहला करके भी पूछा जाए तब भी याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न आपका है कि तिलांजलि देना, ये मुहावरा जो है इसका अर्थ जो है वो क्या होगा, मार देना, जला देना, त्याग देना, नाश कर देना, कौन सा इनमें से सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो एक लाइक तो वीडियो पर आप सभी का बनता ही है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका त्याग देना जो है वो बिल्कुल सही होगा। जैसे मोहन ने अपना जो दुर्व्यवहार है उसको तिलांजलि दे दी, यानी उसको त्याग दिया, इस संदर्भ में हम इसका जो है यूज करते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपका है कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचानना है। कृष्णा, कृष्ण, कृषा, कृष, कृष, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द जो है आपको बताना है, कृष्णा, कृष्ण, कृषा या कृष। आंसर की बात करते हैं तो कृष्णा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्णा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द जो है वो
कृष्ण का जो है कृष्णा जो है वो आपका हो जाएगा। कृष्ण का स्त्रीलिंग शब्द कृष्णा। 39 प्रश्न है, आपको अशुद्ध वाक्य जो है यहाँ पर पहचानना है। उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहां नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से अशुद्ध वाक्य जो है वो कौन सा है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो आपका पिता ने मेरे से कहा, ये आपका गलत है। सही क्या होगा, पिता ने मुझसे कहा। क्या सही होगा, पिता ने मुझसे कहा। हिंदी का लास्ट 40 नंबर प्रश्न है, 5-5 हिंदी के भी आते हैं आपके। तो स्थावर का विलोम आपसे पूछा गया है, ये भी आपको बहुत से एग्जाम में देखने को मिल जाता है। सेवक, जंग, क्षुद्र, जंगम, कौन सा इनमें से सही होगा। आपको बताना है स्थावर का विपरीत शब्द जो है वो क्या होगा। आंसर की बात करते हैं तो इसका विलोम होता है जंगम। डी वाला आपका ऑप्शन से मैच होगा। सेवक जो है यहाँ पर जो दे रखा है, इसका विलोम क्या होता है, सेवक का विलोम होता है स्वामी। क्षुद्र का विलोम क्या होता है, विशाल होता है। क्षुद्र मतलब छोटे के संदर्भ में, विशाल मतलब बड़े के संदर्भ में। विशाल के अलावा विराट भी होता है। और बाकी जंगम तो हमने देख ही लिया। देखते हैं हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश के प्रश्न। इंग्लिश में आपका पैराग्राफ दे रखा है, उस पर बेस नीचे क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए तो हिमा दास जो हैं, जो कि धावक हैं, ओलंपिक में आपने देखा भी था, दौड़ जो है उसमें उन्होंने पद हासिल किया था पिछली बार जो हुआ था, अब की बार वाला नहीं। तो उन्हीं के बारे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 400 मीटर रेस जो है वर्ल्ड वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप जो है थर्सडे को हुई थी, उसमें उन्होंने जीता था। हम पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं, मेन मेन जो पॉइंट है उसके बारे में बता रहे हैं। और यही आपने पैराग्राफ पिछले वाले सेट में भी देखा था, यही सेम पैराग्राफ था यदि आपको याद होगा तो। देखते हैं इस पर क्या क्या प्रश्न है। सबसे पहला है, हिमा कुड टेक पार्ट इन, तो किस रेस में 2018 किलोमीटर, 150, 250 या 400 मीटर। तो ऊपर हमने भी बताया भी आपको कि 400 मीटर की जो है वो रेस थी। आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हिमा ने जो है वो 400 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया था। 42 प्रश्न आपका है, कंप्लीट करना है आपको सेंटेंस। करेक्ट अल्टरनेटिव इसमें से कौन सा होगा, वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल डाउन, यू शुड फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन, यू कैन फॉल डाउन, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका सही होगा, यू शुड फॉल डाउन। लेस्ट जो है आपका वॉक केयरफुली लेस्ट, इस टाइप से जोड़कर आपका सेंटेंस बन जाएगा। 43 प्रश्न है आपका कि द ऑफिसर हु हैड निग्लेक्टेड टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न हैड टू रिटर्न द फाइल्स होगा, पे या फाइन होगा, या फिर वेयर वार्डेड होगा, या फिर प्ले मिसचीफ जो है वो होगा। तो ये जो वाक्य दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर की बात करते हैं तो बी वाला पे आ फाइन आपका जो है वो पूरा होगा। द ऑफिसर से लेकर के इसका अर्थ निकालेंगे आप, द ऑफिसर हु हैड निग्लेक्टेड टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न हैड टू पे अ फाइन, इस टाइप से आपका होगा। 44 प्रश्न है कि मोहन सेड टू सविता, कैन आई बोरो योर बुक फॉर अ डे। अब आपको बताना यह है कि इन रिपोर्टेड स्पीच द अबव सेंटेंस विल बी मोहन आस्क्ड सविता। इन चारों ऑप्शन में से सही जो है वो कौन सा होगा। इफ ही कुड बोरो हर बुक फॉर अ डे, या फिर इफ दे कुड बोरो हर बुक फॉर अ डे, या फिर दे कुड ही बोरो हर बुक फॉर अ डे, या फिर इफ दैट ही कुड बोरो हर बुक फॉर अ डे। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला जो है वो सही होगा, यानी कि इफ ही कुड बोरो हर बुक फॉर अ डे। सेंटेंस आपका पूरा क्या हो जाएगा कि मोहन आस्क्ड सविता, और आगे इफ ही कुड बोरो हर बुक फॉर अ डे। यहाँ पर सेट टू चेंज करके आस्क्ड जो है वो हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर लगा हुआ है। 45 प्रश्न है आपका, दिस नोटिस हैज बीन अल्टर्ड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आपका जो है पासिव वॉइस का जो है वो सेंटेंस है, तो पासिव से एक्टिव में आपको बदलना है और बताना है कौन सा सही होगा इन चार ऑप्शन में। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि बदलते समय वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पासिव का सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें अगर ऑप्शन में देखेंगे
तो आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा, समवन हैज एल्टर्ड दिस नोटिस। देखते हैं हमारे लास्ट के 5 प्रश्न जो कि रीजनिंग पर जो है वो आधारित हैं। 46 प्रश्न आपका है कि कथन दे रखा है, उसके नीचे निष्कर्ष दे रखे हैं और आपको बताना है सही कौन सा होगा। कथन कह रहा है कि सभी बिस्कुट बाजरा हैं। मैंने आपको बताया कैसे आपको करना है। सबसे पहले आप इस टाइप से गोला बनाइए। प्रश्न कह रहा है सभी बिस्कुट, यानी कि इसको आप मान लीजिए ये जो गोला है ये क्या है, बिस्कुट है। और प्रश्न में कह रहा है कि सभी बिस्कुट जो हैं वो आपके बाजरा हैं, तो बड़ा वाला जो गोला हो जाएगा वो बाजरा का हो जाएगा। आगे सेकंड कह रहा है कि सभी बाजरा अनाज है, तो ये सभी बाजरा जो है ये पूरा आपका गोला जो है कवर कर लेगा और किस में आ जाएगा, अनाज में आ जाएगा। ये चीज आपसे कह रहा था, समझ में आ गया होगा आपको। अब निष्कर्ष कह रहा है आपको बताना है क्या सभी बिस्कुट अनाज हैं। देखिए सभी बिस्कुट जो है ये जो सबसे छोटा वाला गोला है ये सभी बिस्कुट अनाज हैं, तो आप क्या कहेंगे, पहला आपका बिल्कुल सही है क्योंकि सभी बिस्कुट जो हैं वो पूरे अनाज में जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि वो बाजरे ही जब आपका कंप्लीट कवर कर रहा है तो बिस्कुट भी उसी में कवर हो जाएगा। आगे कह रहा है सभी अनाज बाजरा है, तो देखिए सभी पूरे जो अनाज है क्या वो बाजरा है, तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि पूरे अनाज में बाजरा का हिस्सा बीच में इतना हिस्सा है, बाकी तो ये खाली छूटा हुआ है, तो दूसरा वाला यहाँ पर कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो अनुसरण करता है, बिल्कुल नहीं, दोनों बिल्कुल नहीं, केवल और केवल एक अनुसरण करता है, सी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 47 प्रश्न है, एक विशिष्ट कोड है उसमें मोबाइल को लिखा जाता है ये और टैबलेट को लिखा जाता है ये। आपको बताना है कि बैलेट को किस प्रकार जो है वो कोडबद्ध किया जाएगा। तो बताइए कि कैसे 7 जो है वो लिखा गया है। तो अगर आप प्लेस वैल्यू देखेंगे तो m की प्लेस वैल्यू 7 तो बिल्कुल नहीं होती, o की भी नहीं होती, तो प्लेस वैल्यू यहाँ पर नहीं है, ये हमको क्लियर है। आगे आप क्या देख सकते हैं कि आपको बैलेट जो है इसका मान बताना है, तो जो b है क्या इसमें कोड दे रखा है, तो MOB तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो भी तीसरे नंबर पर देखिए तो 3 आ रहा है। यही बी जो 3 को फॉलो कर रहा है क्या नेक्स्ट वाले में भी फॉलो कर रहा है, तो टैबलेट में देखिए बी है और इसके लिए भी यहाँ पर 3 का ही नंबर यूज किया गया है। तो आपको ये चीज क्लियर हुआ, यहीं से ही आपको जो है जो भी लेटर दे रखे हैं उसका मान निकालना है। तो बी के लिए हमारा 3 हो जाएगा जो कि चारों ही ऑप्शन में दे रखा है। अब आप देख लीजिए ए को, ए देखिए तो मोबाइल में नहीं है पर टैबलेट में टी के बाद ए है और ए के लिए यहाँ पर 5 नंबर यूज किया गया है, यानी 3 के बाद 5 आएगा, तो बी या डी में से कोई आंसर होगा, ये दोनों तो कट जाएंगे। उसके बाद देखिए तो ऑप्शन ही में देख लिए, आपको फिर एल देखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यहाँ पर देखने की आवश्यकता पड़ जाएगी क्योंकि डबल एल है, तो देख लीजिए उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मोबाइल देखिए तो एल सेकंड लास्ट है और यहाँ पर देखिए उसके लिए 9 है और डबल एल है यानी कि डबल 9 आएगा, बी वाला आंसर आपका यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि यहाँ तक आपके जैसे 2 नंबर मैच किए फिर ये लास्ट तक मैच करते हैं, केवल लास्ट वाला आपको चेक करना होता है, तो ये जरूर देख लिया करिए कि ऑप्शन में किस टाइप से आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसी हिसाब से हम अगर लास्ट तक मैच कर रहे हैं तो हम केवल टी को ही चेक कर लें, क्यों हम फिर एल एल चेक करें जब दोनों ऑप्शन में एक जैसे हों। तो ऑप्शन एक बार अवश्य देख लिया करिए। 48 प्रश्न आपका है, ए और बी दो कथन है और वही आपका है कि स्वतंत्र कारण हो सकते हैं, परिणाम हो सकते हैं। हमने इस पर बेस्ड जितने प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो आप समझ गए, आप पहचानिए। ए कह रहा है कि जिले के शिशु मृत्यु दर में पिछले 10 सालों से लगातार कमी हुई है, ये पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि जिला प्रशासन द्वारा पिछले कई सालों से पीएचसी केंद्र और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये दूसरा हो गया। आपको बताना क्या है, ए कारण है, बी उसका परिणाम है, बी कारण है, ए उसका परिणाम है, ए और बी दोनों किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है या दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जो कथन आपका ये बी वाला है ये आपका कारण है, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा पिछले कई सालों से पीएचसी केंद्र और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का प्रभाव क्या देखने को मिला, इसका प्रभाव देखने को ये मिला कि आप कहेंगे कि जो जिले हैं उनके शिशु मृत्यु दर में पिछले 10 सालों से लगातार कमी हुई। तो बी कारण, ए उसका प्रभाव। आंसर की बात करते हैं, प्रभाव या परिणाम भी कह सकते हैं, आंसर की बात करते हैं तो बी वाले में देखिए लिखा है बी कारण है, वो कथन ए उसका जो है वो परिणाम है। तो प्रभाव कह लीजिए या फिर परिणाम कह लीजिए, बी वाला ही आंसर आपका हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न सेकंड लास्ट है, स्टार्टिंग मैंने बताया था 50 तक हम प्रश्न देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे।
यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विभिन्न तथ्यों में उनके मध्य संबंध को दर्शाया गया है। कथन जो है उनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं और सही उत्तर आपको चुनना है। तो देखिए कथन P फिर ग्रेटर देन H बराबर इस टाइप से पूरा दे रखा है, निष्कर्ष ये दे रखा है, आपको बताना है सही कौन सा होगा। तो इसमें कह रहा है N जो है वो E, N और E में अगर संबंध देखें E आपका ग्रेटर है या तो इक्वल टू है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है कॉमा, यानी कि आपको इधर साइड वाला देखना है। तो N और H में संबंध देख लीजिए और यहाँ पर देखिए N और E आपको पूछा गया है, तो आपका E और H से संबंध जो होगा उससे इन चारों से आप इसका पहले वाले का निकाल लेंगे निष्कर्ष। यहाँ पर कह रहा है कि N जो है और O, इसमें O जो है आपका बड़ा है या बराबर है, और साथ ही साथ यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है H से भी। और H की अगर बात करें तो H और E में संबंध क्या है कि E आपका जो है वो ग्रेटर देन है H से, और जब E ग्रेटर देन H से है और H बराबर है इसके N के, तो यानी पहली वाली जो शर्त है आपकी बिल्कुल सही है कि N और E में E आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू के बराबर हो जाएगा, पहला सही है। S और P में भी सेम इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है। S ये है आपका, P आपका ये है, और आपका S और P के भी यहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो आपको क्या देखना है कि P का संबंध ऐसे किससे है जो कि कॉमा के उस तरफ जो है उससे है। यानी यहाँ पर H के साथ संबंध दे रखा है, यहाँ पर देखिए H के साथ संबंध दे रखा है। तो P और H में संबंध H बड़ा है, और H और S में संबंध देखिए तो S बड़ा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जो S है वो आपका बड़ा है किससे, P से। कुछ इस टाइप से आपका बनेगा इन तीनों में कि S ग्रेटर देन और H और ग्रेटर देन और P। तो देखिए पहले वाले में P और H में कौन बड़ा है, H बड़ा है, तो यहाँ भी P और H में H बड़ा है। यहाँ पर H और S में देखिए H और S में क्या बड़ा है, S बड़ा है, तो S की तरफ ही बड़ा मुंह है। और यही चीज दूसरे में पूछी गई कि S P से जो है वो बड़ा है, तो S देखिए P से बड़ा है, जब H से बड़ा है तो जाहिर सी बात है इससे भी बड़ा है, दोनों की तरफ ग्रेटर देन है, तो सेकंड वाला भी अनुसरण कर रहा है, पहला वाला भी अनुसरण कर रहा है। आंसर आपका कौन सा होगा, दोनों ही D वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि दोनों जो है अनुसरण करते हैं। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब वो प्रश्न लास्ट वाला, और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे, पर इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका 50 नंबर कह रहा है कि संक्रांति अनुपात आंध्र प्रदेश। आपसे पूछ रहा है कि ये जो जोड़ा दे रखा है इसमें समरूप शब्द युग्म का चयन करना है कि जिस प्रकार संक्रांति आंध्र प्रदेश से संबंधित है उसी प्रकार ओणम केरल से संबंधित है, भांगड़ा पंजाब से, क्रिसमस क्रिश्चियन से, या कथक उत्तर प्रदेश से, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो मकर संक्रांति आप जानते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति जो है उसका पर्व जो है उसको अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति जो है उसके नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में अगर बात करें तो इसे मकर संक्रांति को जो है पोंगल के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। ओणम की बात करें तो ये केरल राज्य का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे सितंबर माह में जो है वो राजा जो महाबली थे उनके स्वागत में प्रतिवर्ष जो है वो मनाया जाता है, और ये जो त्योहार है वो 10 दिनों तक चलता है। तो प्रश्न में आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस प्रकार संक्रांति आंध्र प्रदेश से संबंधित है उसी प्रकार ओणम केरल से संबंधित है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए हमारे। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, तो ये है आपका प्रश्न आपके लिए करंट अफेयर से कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के 16वें संस्करण के अनुसार सर्वाधिक आपदाजनक मौसम की घटनाओं के कारण सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की रैंकिंग जो है वो क्या थी। यहाँ पर 2021 का पूछा गया लेटेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं यदि आपको नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करके भी आप अपना आंसर बता सकते हैं। सर्च करने मात्र से भी काफी चीजें याद हो जाती हैं, मैंने काफी बार आपको बताया, तो पर कोशिश अवश्य कीजिए, गलत सही ट्राई अवश्य कीजिए। तो आज के में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग जो है 3 बजे और शाम के 8 बजे जो है वो पेट की लाइव टाइमिंग है। दोपहर के 3 बजे हम ज्योग्राफी और संविधान पर बेस्ड प्रश्न देख रहे हैं, और शाम के 8 बजे पेट के जो प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हैं इसको देख रहे हैं, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। और इससे पहले के यदि नहीं देख रहे हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट नाम से है, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आज के में इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।